11 साल में एकदम से सरकार को याद आ रहा, सोनम वांगचुक को विदेशी फंड मिलता है, सोनम वांगचुक को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है। एक तरफ आप कहते हो हमारा गृह मंत्रालय तो पत्ता भी हिलता, उसका पता लगा लेता, और दूसरी तरफ से 11 साल से सहायता मिल रही है, अब आपको पता नहीं था। और बहुत सारे लोगों को अभी आंखों पे मोदी बिंद का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे करके अब उतर रहा है। ये इंदिरा गांधी जी की फोटो है, सोनम वांगचुक के उनके फोरफादर से मिलते हुए। उन्होंने आवाज़ उठाएगा, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानियों से उसके कनेक्शन है। सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हो, सबसे बड़े पाकिस्तानी तो आप हो, जो आज आपने जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर, मैं हूं प्रभात। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, लेह लद्दाख में हिंसा का मामला जुड़ा हुआ है और उन पर तमाम तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने उन पर आरोप लगाए हैं कि उनका संबंध पाकिस्तान से है और राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सोनम वांगचुक जो कि बीजेपी सरकार के तमाम अभियानों को भी लेह लद्दाख में प्रचारित किया है, उसके बावजूद अब बीजेपी सरकार उन पर एक तरीके से हमलावर भी है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन है। आखिर क्या है पूरा मामला, शर्मा जी से जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरा मामला? राजद्रोह का केस सोनम वांगचुक का हो गया है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको आतंकवाद तक बताया जा रहा है, कैसे? ये राजद्रोह नहीं है, ये पार्टी द्रोह है। जब तक वो बीजेपी के सपोर्ट में थे तब तक वो उनके आँख के तारे थे, बहुत प्यारे थे। सोनम वांगचुक से बढ़िया कोई व्यक्ति ही नहीं था। जब भी उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठानी करी, लद्दाख वासियों के हक की आवाज़ उठानी पड़ी और शुरू करी, जैसे ही उन्होंने सत्ता को आंखें दिखानी शुरू करी, सत्ता के लिए फिर वो देशद्रोही हो गए, जो कि सरकार का शुरू से ही चलन रहा है। आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, जो अपने किसान हमारे समर्थन में बैठते हैं, अपनी एमएसपी को मांगने के लिए समर्थन में बैठते हैं, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। छात्र अगर आवाज़ उठाते हैं तो छात्रों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह से किसी भी किस्म से जो भी आवाज़ उठाएगा, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानियों से उसके कनेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, यही चीज़ अब इसके सामने फिर नज़र आ रही है कि जैसे जैसे सोनम जी ने आवाज़ उठाई, इमीडिएट अब उनके पाकिस्तान के भी कनेक्शन हो गए। अगर भाई वो इतने बड़े पाकिस्तान से कनेक्शन रखते थे तो जब आपके वो प्रचार कर रहे थे, जब आपकी योजनाओं का वो प्रचार कर रहे थे, तब आपको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो हमारे मोदी जी कहते हैं मैं पत्ता पत्ता जानता हूँ, मेरे ड्रोन हर तरफ की खबर लेते रहते हैं। और अगर उनके पाकिस्तान से कनेक्शन थे, वो पाकिस्तानी आतंकवाद के समर्थन में थे और उनके संपर्क में थे, तो आप उनसे अपनी योजनाओं का प्रचार क्यों करवा रहे थे? तब आपको वो नहीं दिखा कुछ भी। अब जैसे ही उन्होंने पलट के आपसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिया, वो फौरन पाकिस्तानी कनेक्शन वाले हो गए। अब उनके पाकिस्तान से संबंध निकलने शुरू हो गए। एक दिन में पासा पलट गया। कैसी आपकी गृह मंत्रालय की भाई इनपुट है, कैसी आपकी आईबी है, कैसी आपको रिपोर्ट देती है? जब तक वो आपके समर्थन में बोल रहे हैं तब तक वो भारतीय हैं। जिस दिन आपसे पलट के उन्होंने सवाल कर लिया, उस दिन से वो पाकिस्तानी हो गए, देशद्रोही हो गए। सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हो, सबसे बड़े पाकिस्तानी तो आप हो, जो आज आपने जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेला। अभी आपने पीछे थोड़े दिन पहले भाषण दिया था, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, लेकिन क्रिकेट मैच एक साथ जरूर चलेगा। वही 26 हमारे उनको देशवासियों को जो है आघात करने वाले, उनको हम हत्या करने वाले, और उसके बाद वो जो उनके मैच में देखे थे ना एक्शन कैसे थे। एक जब उसने 50 पूरी करी तो वो अब स्टेन गन चला के दिखा रहा था, ये देखो। दूसरा कह रहा है हमने तुम्हारे प्लेन गिरा दिए, और उसके बाद हमारे जो महामानव कह रहे हैं कि देखो देखो हमारे प्लेयर्स ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, लेकिन सारा का सारा जाके वहाँ पे मैच खेल लिया, हाथ नहीं मिलाया। तो बहुत बड़ी बात होगी, हाथ नहीं मिलाया, और अब जाके जो आप गले पड़ रहे हो, तो अब क्या हो रहा है भाई? इस घटना में सबूत बताए जा रहे हैं कि तमाम सबूत हैं उनके खिलाफ, जिसमें वो भड़काऊ भाषण दिए हुए हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन है, इस तरीके की चीजें कही। वो सारी की सारी इनकी क्लिप्ड वीडियो हैं, एडिटेड वीडियो हैं, लगातार बीच में से तोड़ के करा गया। अब मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान आतंकवादी देश है और मैं हिंदुस्तान की सराहना करता हूँ। मेरे शब्दों में से पाकिस्तान हटा के उसकी जगह हिंदुस्तान लिख दिया जाए तो कर देंगे ना। क्लिप एडिटिंग में तो मास्टर हैं आप बीजेपी वाले। जिसकी भी क्लिप आपने एडिट करवानी हो सारी उनकी जोड़ के, और आजकल तो एआई का जमाना है, पता भी नहीं चलता कि एआई ने क्या तैयार करके आपको दे दिया। आप ही की फेक वीडियो, मेरी फेक वीडियो बना के दे देंगे, हम लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, आम लोग तो पहचान ही नहीं पाते। लेह लद्दाख में हुआ क्या था? ये साजिश तो रही होगी, जन को जो है जिस तरह के जनजी को नेपाल बनाया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए साजिश कोई नहीं है। 2019 में जब लेह लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था तो उनसे वादा करा गया था हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, और उसके बाद आपको जो है 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। 6ठी अनुसूची में आदिवासियों के, ट्राइबल्स के हित जो है उनके सहायता करी जाती है, उनका संरक्षण करा जाता है। तो 2019 से 2025 आ गया, 6 साल हो गए। लेकिन अब क्योंकि वो केंद्र सरकार के द्वारा, एलजी के द्वारा वहाँ पे सत्ता का स्वाद चख चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करा तो बीजेपी की वहाँ पे सत्ता नहीं रहेगी।
लोकल बॉडीज जो हैं वो अपनी सत्ता में आ जाएंगी, लोकल में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा और एलजी के थ्रू जो इनका राज करने का सपना है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने तो उनकी वही मांगे, वही आपके वादे याद दिलाए थे ना कि भाई आपने हमें कहा था कि हम आपको आने वाले टाइम में पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। और छठी तो हिंसा देखिए, आम आदमी है, जो आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कहीं ना कहीं तो विरोध दर्ज कराएगा ना, वो कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराएगा। फिजिक्स का सीधा सा नियम है, आप बॉल को जितनी जोर से जमीन पे मारोगे उतनी जोर से वो ऊपर उछलेगी। तो जब 6 साल से उन्हें बार बार गोली दी जा रही है, बार बार गोली, हाँ आपको शामिल करेंगे, छठी अनुसूची में शामिल करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, बहाल करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बावजूद भी हो कुछ नहीं रहा। जैसे ही उन्होंने अपनी मांग उठाई उन्हें फौरन पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया। तो विद्रोह के स्वर तो उठेंगे सर। प्रभाव है कि जोधपुर लेह से लाकर के जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। जी, जी। ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रभाव है उनका, बहुत ज्यादा असर हो जाएगा, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज तमाम यूथ उनके साथ है। और अभी थोड़े दिन पहले भी आपको याद होगा, पिछले 4-5 महीने पहले लोकसभा चुनावों से पहले भी उन्होंने लद्दाख से लेकर अपने दिल्ली तक की पदयात्रा निकाली थी। रोक दिया गया हाँ, रोक दिया गया था, दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया गया था। अकेला आदमी यार क्या कर देगा भाई, ऐसे तुम डर रहे हो किसी को बुलाने के लिए। मैं आपको आज एक फोटो दिखाता हूँ, इंदिरा गांधी जी की फोटो है, ये इंदिरा गांधी जी की फोटो है, सोनम वांगचुक के उनके फोरफादर से मिलते हुए। उन्होंने भी लेह लद्दाख में जो समस्याएं थी उनका आवाज़ उठाई थी, उनके बारे में बात करी थी। इंदिरा गांधी जी खुद वहाँ पहुंची, उनसे मुलाकात करी, उनका भूख हड़ताल तोड़वाई, उन्हें जूस पिलाया और उसके बाद उनसे बातचीत करी, बताइए हमें समस्या क्या है। ये होता है तरीका एक राजनेता का काम करने का। और इनके तरीके क्या है, उठा के सीधा जेल में डाल दिया, उठा के सीधा एनए से लगा दी। टाइम पे बख्शी साहब बहुत अगेंस्ट बोलते थे, मोदी सरकार बहुत पक्ष लेते थे, अब सोनम वांगचुक के पक्ष में दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो एक सच्चा देश प्रेमी होगा वो सच्चे देश प्रेमी के हित में ही बोलेगा। और बहुत सारे लोगों को अभी आंखों पे मोदी बिंद का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे करके अब उतर रहा है। जिसका उतर रहा है वो इनसे पलटी मारता जा रहा है, और वो इन चीज़ों को इन लोगों को सहन नहीं होता। आपको याद होगा, मैं एक बड़ी पुरानी, अभी 2 महीने भी नहीं हुए शायद उस घटना को, आपको याद होगा कन्हैया मित्तल जो राम को लाया मुझे लाएंगे, उसने गाना गाया था और उसे वो भाजपा के साथ था। वो चुनावों से पहले उसने भाजपा छोड़ के पाला बदल लिया था और उसमें आ गया था वो कांग्रेस में। आते ही कैसे 2 महीने के अंदर ही उसकी 2 दिन के अंदर उसे सारी सब कुछ याद दिला दिया, उसके पूरे घर परिवार की हिस्ट्री याद दिला दी थी। 2 दिन बाद वो आके कहता है जी मेरे से गलती हो गई, मैं वापस अपने बीजेपी में आ रहा हूँ, सब कुछ शांत हो गया। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जैसे ही आपने बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू करा और आपके ऊपर सारे के सारे ये लोग हमलावर हो जाएंगे। जब तक आप इनकी चरण चुंबकता करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं है। तब तक सोनम वांगचुक देश प्रेमी है, जब तक वो बीजेपी में थे। बीजेपी छोड़ते ही वो देशद्रोही हो गए। नीतीश कुमार जी का उदाहरण ले लीजिए, नीतीश कुमार जी के डीएनए में तो बगावत है, दलबदलूपना है। जब तक वो तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, जैसे ही इनके पलट के इनके खेमे में आए बदल गए। एनजीओ था उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है, तमाम चीजें उनके खिलाफ की जा रही हैं, उनको जेल में डाल दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, सांसद गए थे मिलने, उनसे नहीं मिलने दिया गया। यही होगा। तो अब क्या यूएपीए में जो बंद हैं लोग, अब राजद्रोह का केस इन पे लगा दिया गया, क्या लग रहा है कितने दिन तो लगाए रखेंगे, इनको जेल में रखा जाएगा? देखिए, इसके लिए फिर से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, तभी ये लोग अपने लाइन पे आएंगे। वरना ये सरकार की आदत हो गई, हर एक जो भी आवाज इसके खिलाफ उठाता है उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा 5 साल हो गए उमर खालिद और शर्जील इमाम को, आज तक उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही, चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, अभी तक 5 साल से जेल में ही बंद है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कोई भी व्यक्ति आज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, किसानों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, सीधा उठा के उन्हें घोषित कर दिया आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, सीधा घोषित कर दिया। छात्रों ने आवाज़ उठाई, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। उत्तराखंड में एसएससी में जो है, यूपीएससी का वहाँ उत्तराखंड का जो है एसएससी लोकल बॉडी जो है, उसने अभी देखा कि पेपर लीक हुआ, उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, उनके ऊपर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। किस तरह से सरकार काम करती है? सरकार के पक्ष में जब तुम सब कुछ है तो ठीक है, सरकार के विपक्ष में कुछ भी गया तो सरकार ने यूपीए एनएसए इन सब का ईडी आईटी ये सब का दुरुपयोग करना है। अभी 11 साल में एकदम से सरकार को याद आ रहा, सोनम वांगचुक को विदेशी फंड मिलता है, सोनम वांगचुक को पाकिस्तान से सपोर्ट मिलती है। एक तरफ आप कहते हो हमारा गृह मंत्रालय तो पत्ता भी हिलता, उसका पता लगा लेता, और दूसरी तरफ से 11 साल से सहायता मिल रही है, अब आपको पता नहीं था। इमीडिएट एकदम से हमारे पास पक्के सबूत हैं, लेकिन वो सबूत ही रहेंगे, वो कभी सबूत सामने नहीं आएंगे। क्या लग रहा है? अब अंतिम सवाल यही है कि जिस तरीके से लेह लद्दाख में मामला उठ रहा था, आसाम में, बिहार में, तमाम जगहों पे इस तरीके से, लेकिन पूरी तरह से अब सरकार के लोग पक्ष में दिखने लग जाते हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है तमाम चीज़ें आती हैं, और इसमें विपक्ष भी खुल करके नहीं बोल पाता है। देखिए, विपक्ष खुल के खूब बोल रहा है, लेकिन विपक्षी आवाज़ जो है आप लोग और हम लोग जो है देखते हैं, दरअसल मेन मीडिया पे कभी भी इस बारे में कोई भी चर्चाएं नहीं होती, जिसकी वजह से ये चीज़ें दबा दी जाती हैं कि विपक्ष नहीं बोल रहा। विपक्ष सड़कों पे है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? सबके उसमें बोल रहा है सरकार की जितनी नाकामी है। आज जीएसटी की नाकामी हम पिछले 8 साल से याद दिला रहे थे, 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ था। देखिए, पूरा व्यापारी ये इलाका है, सारे लोग खरीदारी करके आ रहे होंगे। मेरे बाद आप सिर्फ 2 मिनट का लोगों को टाइम देना, चलते फिरते जिनके हाथ में आपको झोला उठाए नजर आए, उनसे पूछना भाई जीएसटी का कोई बेनिफिट मिला है?
चलिए मेरी तो एक इमेज ही बन चुकी है, मैं तो सरकार विरोधी ही बातें करता हूँ। आम आदमी से किसी से भी पूछ लेना, जीएसटी का बेनिफिट मिला है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बेनिफिट मिला। अभी पिछले महीने हम मिल्क फूड का घी लेके आए, वो मिले हमें 538 रुपये का। अभी हम 2 दिन पहले रिलायंस फ्रेश से लेके आए हैं वही मिल्क फूड का घी, सेम वॉल्यूम है, सब कुछ सेम है, वो हमें मिला 568 रुपये का। और उसमें सबसे ऊपर मेंशन करा हुआ है 2.5% प्लस 2.5%, यानी 5% हमने जीएसटी लगाई। 5% जीएसटी लगाने के बाद, जब वो पहले 18 लगता था तब वो 538 का था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगने के बाद वो सीधा 568 का हो गया। इसी तरह सीमेंट में करा गया था, सीमेंट की बोरियों के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए थे, उसके बाद उन्हें दिखाया गया, उन्होंने घटा दी है। कपड़े पे कह रहे हैं कि हमने जीएसटी घटा दिया, 2500 से नीचे का जो भी कपड़ा होगा उस पर जीएसटी घटा दिया, लेकिन जो कपड़ा धागे से जिससे बनता है उस धागे पे 5% का स्लैब हटा के सीधा उसे 18% कर दिया, यानी 13% फालतू कर दिया। तो कपड़ा सस्ता होगा कि महंगा होगा? 2500 रुपये से ऊपर के जो भी रेट के हैं रेडीमेड कपड़े, चाहे वो जेंट्स के सूट हो, कोट पैंट हो, या लेडीज़ के लहंगे हो, या सिले सिलाए कपड़े, कोई से भी 2500 से ऊपर के, उनको सबको 18% के स्लैब में डाल दिया है। तो रेट घटे के बढ़े? अब आने वाले, अब ये त्योहारी सीजन चल ही रहा है, लगातार खरीदारी हो रही है, आने वाले टाइम में शादियां भी हैं, लगातार 6 महीने शादियां होनी हैं, तो लगातार लोग खरीदेंगे। 2500 से नीचे कोई सूट नहीं आता, आप भी जानते हो, जेंट्स का कोई सूट या लेडीज़ का कोई लहंगा 2500 से नीचे आता ही नहीं, तो सब पे उसको 18% देना पड़ेगा, जो पहले 5%, 13% सीधा सीधा हाइक कर दिया। ये कैसा बचत महोत्सव है साहब? हमें तो समझ नहीं आ रहा। हमने तो शीर्षासन करके भी देख लिया कि शायद उल्टा देख के उल्टा हो गया, हमें कुछ समझ में आ जाए, हो सकता है 6 लिखा और हम इसे 9 पढ़ रहे हो, तो हमने वो भी पलट के देख लिया। खुद अपने आप में गया कि बाजार में भाई सामान लेके आता हूँ, मैं खुद जाता हूँ घर का सामान लेने, हर चीज़ को मैंने टैली करा पिछले रेट से और इस रेट से, दोनों में फ़र्क है, उल्टा रेट पहले से बढ़े हुए मिले हैं। कोई भी चीज़ आज सस्ती नज़र नहीं आ रही, लेकिन जीएसटी महोत्सव है सरकार की नज़रों में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।